हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक के लिए है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। स्पोर्ट्स न्यूज़ देखेंगे, कुछ MCQ दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देखेंगे। साथ ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के अंक में, ये है इस साल के नोबेल पुरस्कार। तो सारे ही अवार्ड डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ न्यूज़ में रहा है। तो 2 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ब्रिटेन द्वारा भारतीय कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, इसको मान्यता नहीं दी गई थी। इस कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ब्रिटेन से जो भी यात्री भारत आएंगे उनको 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आयकर विभाग की न्यूज़ है। आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स रिफंड जारी किया है। ये जो जानकारी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने दी है। CBDT ने बताया है कि 1 अप्रैल 2021 से 27 सितंबर 2021 के बीच 49.16 लाख से अधिक करदाताओं ने टैक्स रिफंड किया है। इसके बाद 3 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे भारत ने लद्दाख में K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। तो पूर्वी लद्दाख में जो चीन की तरफ से सेना है, इनकी काफ़ी ज़्यादा तैनाती बढ़ाई गई है, यानी चीन ने काफ़ी ज़्यादा सेना अपनी बढ़ाई है पूर्वी लद्दाख में। इस कारण से भारत ने जो लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख, वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे K9 वज्र तोपें तैनात की हैं, ताकि आगे चल के अगर LAC पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। और जो जानकारी है भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाणे जी ने दी है। आगे देखते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने सेवा काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को एक मुश्त मुआवजे के भुगतान से जुड़े जो नियम थे उनमें बदलाव किया है। तो पहले क्या होता था कि परिवार के जो भी सदस्य पेंशन के लिए पात्र थे उन्हें मुआवजा दिया जाता था, लेकिन इसमें अब नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के द्वारा नामित जो भी सदस्य होंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको मुआवजे की राशि दी जाएगी। तो ये बदलाव किया गया है। इसके बाद नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अवार्ड्स के लिए जो आवेदन है ये 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे भारत में 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। तो आधार कार्ड से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ इनकरेक्ट होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए और जो दूसरी तरह की सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए आधार से रिलेटेड भारत के 122 शहर में 166 नए आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ये जो घोषणा है ये की गई है सरकार की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए इस शैक्षणिक सत्र में PhD की जो योग्यता है इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 से इस परीक्षा के लिए PhD की डिग्री अनिवार्य होगी। इसके बाद इटली की न्यूज़ है। तो इटली की राजधानी में जो कि है रोम, वहाँ पे एक विमान हादसा हुआ है और रोम का एक उपनगर है मिलान। तो मिलान में एक छोटा विमान 2 मंजिला इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वहाँ पे ये हादसा हुआ। इसके बाद 5 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे ICMR ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone का शुभारंभ किया है। तो देश के जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पे वैक्सीन की पहुँच आसान बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी कि iDrone की शुरुआत की है, जिसके तहत ड्रोन के जरिए जो मेडिकल सप्लाई है ये दूर दराज के इलाकों पे जहाँ पे आसानी से मेडिकल सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे ड्रोन का यूज़ करके मेडिकल सप्लाई की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अमेरिका की न्यूज़। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी तट पर एक ऑयल पाइपलाइन फटी है। वहाँ पे 1,26,000 गैलन लगभग 4.77 लाख लीटर कच्चा तेल प्रशांत महासागर में बह गया है। इसके बाद 6 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इलाज का दायरा है इसे बढ़ा दिया है। सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 400 उपचारों की दरों को संशोधित किया है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे तो पहले जो योजना के तहत इलाज की दरें थीं ये 20 थीं, इनको 20% से बढ़ा के 400% तक किया जाएगा। आगे यहाँ पे भारत में अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण पर 8 गुना शुल्क देना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों को दोबारा पंजीयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए ये न्यूज़ दी है।
इस नीति में 15 साल या उससे अधिक पुराने जो बस हैं, ट्रक हैं, उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो उनकी जो नवीनीकरण की फ़ीस होती है ये 1500 रुपये की जगह 12,500 रुपये की जाएगी। और वहीं मध्य श्रेणी की जो मोटर वाहन है उनके लिए ये फ़ीस 10,000 रुपये रखी जाएगी। अभी जो मध्य श्रेणी की फ़ीस है ये 600 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे 7 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे जो नीट और एसएस की परीक्षा होती है तो अगले साल से नीट और एसएस की परीक्षा के जो पैटर्न है इनमें बदलाव किया जाएगा। इसके बाद आगे की न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करने का फैसला लिया है। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो एससी एसटी समुदाय हैं इनके विकास में भी योगदान मिलेगा। इसके बाद 8 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए काफ़ी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मलेरिया के पहले टीके जिसका नाम है RTS SAS01, ये मलेरिया का जो पहला वैक्सीन है इसका नाम है, आपको नाम याद रखना है, RTS SAS01, इसको मंजूरी प्रदान की है अभी हाल ही में WHO ने। फिर देखते हैं आगे, केंद्र सरकार ने नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत कुछ रियायतों की घोषणा की है। ये जो नीति है ये अप्रैल 2022 से लागू होगी और नई नीति के तहत जो वाहन मालिक अपने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करेंगे उन्हें नए वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 15 और 25% की छूट मिलेगी। आगे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह है विश्व डाक दिवस। तो आपको याद रखना है हर साल पूरे विश्व भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है तो आपको सभी को पता है कि पुराने ज़माने से ही ये जो डाक है और जो चिट्ठी है ये संदेश के आदान प्रदान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि आज के ज़माने में इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब कुछ आ चुका है, लेकिन जो मुख्य भूमिका रही है हमेशा से ये डाक की रही है। तो संचार के जो माध्यम होते हैं उनमें डाक की महत्वता को बताने के लिए पूरे विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि 1874 में 9 अक्टूबर के दिन ही वैश्विक डाक संघ यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसी की स्थापना दिवस के रूप में ही 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक सेवा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 1874 में 9 अक्टूबर को हुआ था वैश्विक डाक संघ यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का स्थापना। और हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। तो देखिए, भारत में जो डाक सेवा है इनका आरंभ हुआ था 1766 में और इसके 8 साल बाद तत्कालीन जो वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने वर्ष 1974 में कलकत्ता में पहले डाकघर का शुभारंभ किया था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ ही भारत में पहली बार जो चिट्ठी है यहाँ पे डाक टिकट लगाने की शुरुआत सन 1852 में हुई थी और जो टिकट था ये महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला विशेष डाक टिकट था जो कि 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। इसके बाद जो भारतीय डाक विभाग है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। तो ये यहाँ से आपको भारत के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा जो भारतीय डाक विभाग है ये प्रतिवर्ष 9 से 14 अक्टूबर तक डाक सप्ताह का आयोजन भी करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो कि सीहोर का है वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके निःशुल्क प्रवेश की जो अंतिम अवसर है यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होती है, संस्था स्तर की काउंसलिंग, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है डिप्लोमा के लिए। तो इसके बारे में जो भी डिटेल हैं आपको PDF में मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को। इसके अलावा आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उससे होगा क्या, इंस्टा में एक तो आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली वोकैब मिलता है और डेली GK मिलता है। साथ ही टेलीग्राम में आपको इसकी तो PDF मिलेगी ही, इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो भी स्टडी मटेरियल हैं, बुक्स हैं, मैगजीन हैं, इन सभी की PDF आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर इंस्टा और टेली पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को। आइए अभी तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे इस हफ्ते। तो सबसे पहले हैं नजला बाउडेन। ठीक है, तो ये तुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी कहाँ की? तुनीशिया की, और इनका नाम है नजला बाउडेन, तो याद रखिएगा। इसके बाद है एक आईफोन जो कि है iPhone 13। ये 18 कैरेट सोने से बनाया गया है, मॉडल है iPhone 13 Pro Max। ठीक है, तो 18 कैरेट सोने से बनाया गया है ये, और इसकी जो कीमत है ये 31.27 से लेके 35.5 लाख रुपए तक की रखी गई है।
और ऐसे सिर्फ 99 आईफोन उपलब्ध कराए जाएंगे और इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद है फ्रांस और यूनान की न्यूज़। तो यहाँ पे फ्रांस और यूनान एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता पर साइन करेंगे, उसकी इन्होंने घोषणा की है, जिसके तहत यूनान फ्रांस से 3 युद्धपोत खरीदेगा। इसके बाद है रिच हम्फ्रीज। तो ये 6 महीने के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में वाटर स्कीइंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अमेरिकी राज्य के उटाह में 6 माह के बच्चे रिच हम्फ्रीज ने वाटर स्कीइंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे हैं शंभू कुमार। तो शंभू कुमार जी सेना के जवान हैं और इन्होंने 1.23 मिनट तक बिगुल बजाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात हैं शंभू कुमार जी। इन्होंने 1 मिनट 23.4 सेकंड तक ब्रॉस बैंड बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इनका आपको नाम याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक भैंसा है जो कि है सुल्तान भैंसा। तो इसकी कीमत थी 21 करोड़ रुपए। हाल ही में इसका निधन हो गया है। हरियाणा में ये भैंसा था, 21 करोड़ रुपए इसकी कीमत थी और इतना महंगा था, इसी कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ है। इसका जो वज़न था ये था 1700 किलोग्राम का और उम्र थी इसकी लगभग 12 वर्ष की। फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट सुखबीर तूर जी। तो पहली बार सिख नौसैनिक ड्यूटी पर पहन सकेंगे पगड़ी, ये न्यूज़ है। तो अमेरिका के 26 वर्षीय सिख नौसैनिक हैं अधिकारी, तो ये कुछ शर्तों के साथ पगड़ी पहनकर ड्यूटी कर सकेंगे और ऐसी अनुमति पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और इनका नाम याद रखना आपको, लेफ्टिनेंट सुखबीर। ठीक है, लेफ्टिनेंट सुखबीर तूर। आगे है यहाँ पे चेन्नई से न्यूज़। तो चेन्नई में जो सेंट्रल स्टेशन है ये 100% सौर ऊर्जा से लैस हो चुका है। डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से लैस कर दिया गया है और जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो भी बिजली की ज़रूरतें होती हैं उसको स्टेशन खुद ही पूरा कर सकता है। फिर है यहाँ पे आशीष वाजी रानी। तो अमेरिका में रक्षा उप सचिव के रूप में ये नामित हुए हैं। अमेरिकी भारतीय आशीष वाजी रानी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा उप सचिव के रूप में नामित किया है। आगे हैं टेरेसा और एग्नेसा। तो ये केरल की 2 बहन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। इन्होंने 193 देशों के राष्ट्रगान गाए हैं और इसी कारण से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम ऑस्ट्रेलियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम में शामिल हो गया, उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे रतन सिंह और अनूप कुमार जी की न्यूज़ है। तो इन्होंने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के ये 2 अधिकारी हैं, कमांडेंट रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार। इन्होंने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है मनसलू, यहाँ पे तिरंगा फहराया है। ये जो चोटी है ये समुद्र क्षेत्र से 8163 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके बाद CH-6 ड्रोन यहाँ पे न्यूज़ में है। तो पहली बार चीन के खतरनाक ड्रोन की यहाँ पे तस्वीरें जारी की गई हैं। तो चीन ने जुहाई इंटरनेशनल एयर शो में शुरू होने से पहले ही दुनिया को अपने डबल इंजन वाले आर्म ड्रोन की पहली झलक दिखाई है, जिसका नाम दिया गया है CH-6 ड्रोन। इसका वजन है 7.8 टन और इसकी जो स्पीड है ये 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और ये 20 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके बाद है यहाँ पे चेरामन जामा मस्जिद। तो भारत का ये प्राचीन धरोहर है, इसको नया जीवन दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी त्रिशूर की चेरामन जामा मस्जिद मरम्मत के बाद नमाजियों और लोगों के लिए जल्दी खोली जा रही है। इसके बाद है जॉर्ज वेबस्टर। तो ब्रिटेन के ये डाउन सिंड्रोम पीड़ित टेलीविज़न प्रेजेंटर बन गए हैं। तो BBC के अधिकारियों ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 21 वर्षीय जॉर्ज वेबस्टर को टेलीविज़न प्रेजेंटर की नियुक्ति देकर कीर्तिमान बनाया है। आगे यहाँ पे अमेरिका की न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूक्लियर बंकर में ही एक होटल बना दिया गया है अमेरिका में। तो अमेरिकी राज्य और कंकास के पॉर्थेनन इलाके में बेकहम ग्रीक गुफाएं हैं जो कि 260 एकड़ में फैली हुई हैं और इन्हीं को अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे चिली की न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूरो टेक्नोलॉजी पर कानून बनाया है। तो दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने एक कानून पास किया है जिसके तहत निजी पहचान, इच्छा और मानसिक निजता को अधिकारों का दर्जा दिया गया है। ऐसा करने वाला चिली जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है। फिर यहाँ पे फिलीपींस की न्यूज़ है। यहाँ पे राष्ट्रपति दुतेर्ते ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, इन्होंने कहा है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करने की अपनी पूर्व की घोषणा से पीछे हट रहे हैं और कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो राजनीति से रिटायरमेंट लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्मृति शेष है। तो सबसे पहले
आपने देखा होगा, रामायण आता था दूरदर्शन पे, तो उस सीरियल में जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था, अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफ़ी फेमस सीरियल है। इसमें आपने नट्टू काका को देखा होगा, तो नट्टू काका का जिन्होंने रोल निभाया था घनश्याम नायक, इनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं प्रख्यात लेखिका कमला भसीन, इनका हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर 15 अक्टूबर को भारत में मनाई जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर को मनाई जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती। और अब्दुल कलाम जी के बारे में तो आप सभी को पता है, उन्हीं के वर्षगांठ के रूप में उनकी ये जयंती मनाई जाती है। इनका पूरा नाम था डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा वो वैज्ञानिक, शिक्षक और फिलोसफर भी थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो ये 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी इन्होंने। ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, सन 2002 में बने थे। उसके अलावा यहाँ पे इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो सबसे पहले इंडिया 2020 अ विज़न फॉर न्यू मिलेनियम, इसके बाद है विंग्स ऑफ फायर, फिर है माई जर्नी, फिर है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इसके अलावा है मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और देख लीजिए, इन्हें अवार्ड कौन से दिए गए हैं। तो 1981 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 1997 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको पॉइंट भी याद रखने इनके बारे में। आइए यहाँ पे कुछ MCQ दिए हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स से हैं, एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले है, किस खिलाड़ी के नाम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर है मिरोस्लाव क्लोस। ठीक है, मिरोस्लाव क्लोस इसका राइट आंसर है। फिर है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। फिर है, इस वर्ष रॉटरडैम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे रूबलेव। फिर है, टोक्यो ओलंपिक में मैराथन रेस में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलियुड किपचोगे। ठीक है। फिर है, सुतीर्था मुखर्जी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ की चैंपियन एलिन थॉम्सन किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमैका। जर्मनी ने कितनी बार यूरो कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। इस वर्ष वॉशिंगटन ओपन में पुरुष वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। फिर वर्ष 2018 में AFC वुमेन एशियन कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्डन। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस क्लब के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर है, इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था? याद ध्यान से सुनिएगा, नहीं लिया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर, राफेल नाडाल और डोमिनिक थिएम। इन तीनों ने ही टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद फार्मूला 1 रेसर डेनियल रिकियार्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ष यूएफा सुपर कप का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेल्सी। इंग्लैंड ने वर्ष 2019 में किसकी कप्तानी में ICC वनडे वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इयोन मॉर्गन। फिर अमित पंघाल ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। फिर है, फवाद मिर्जा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवारी। टोक्यो ओलंपिक में फुटबॉल में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। विंबलडन में सबसे ज़्यादा बार महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिना नवरातिलोवा। फिर है, मैराथन धाविका ब्रिगिड कोसगेई किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। वर्ष 2015 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बीजिंग। इस वर्ष का जो लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीम यूरोप ने।
इस वर्ष बार्सिलोना ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बेली। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट टेनिस ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है? तो देखिए, यूएस ओपन है, टेनिस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है, और जो सिंसिनाटी ओपन है ये आपका ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंसिनाटी ओपन। आगे देखिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं कुछ एमसीक्यू, तो इन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेज है, तो आप वीडियो को फ्रीज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप पैसेज पढ़िए और पैसेज के बेस पे जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसीलिए नहीं कहा गया है कि वह खाता पीता सोता हंसता चलता या संतान उत्पन्न करता है। यह सब कार्य तो पशु भी करते हैं। फिर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में क्या अंतर है? मनुष्य के पास विवेक है, वह अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है। मानव अपने बुद्धि बल से सभी जीवों पर विजय प्राप्त करता आया है। इतना ही नहीं, नए नए अनुसंधानों तथा आविष्कारों द्वारा उसने अपने जीवन को सुख एवं सुविधाओं से भर दिया है। विज्ञान की प्रगति यदि इसी प्रकार होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब यहीं पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने विवेक और बुद्धि बल का प्रयोग विनाशकारी कार्यों में ना करे बल्कि रचनात्मक कार्यों में करे। यदि ज्ञान विज्ञान का दुरुपयोग होता रहा तो वह अपना अस्तित्व मिटा देगा। अतः आत्मसंयम एवं विवेक ही एकमात्र सुख और शांति का मार्ग है। तो ये था आपका पैसेज यानी गद्यांश, और इसी के बेसिस पे आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपने किस गुण से है? ये है अपने विवेक के कारण। फिर है, मनुष्य ने सभी जीवों पर किसके बल पर विजय प्राप्त की है? अपने बुद्धि के बल पे। मानव जीवन सुख सुविधाओं में किसके द्वारा संपन्न हुआ है? विज्ञान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान। फिर है, ज्ञान विज्ञान के दुरुपयोग से किसका विनाश होगा? तो पर्यावरण का भी होगा, मानवता का भी होगा और जीवों का भी होगा, तो सभी का विनाश होगा। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है ये होगा आत्मसंयम। ठीक है, फिर यहाँ पे काव्यांश है, अभी गद्यांश था अब काव्यांश है, इसके आधार पे आपको उत्तर देने हैं। तो पहले काव्यांश पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नाभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले है, राख से लिपा हुआ चौका से कवि किस भाव को व्यक्त कर रहा है? तो इससे पवित्रता का भाव व्यक्त किया जा रहा है। फिर है, किसका जादू टूट रहा है? तो उषा, ओके, उषा का जादू टूट रहा है। केसर क्या है? केसर फूल है। फिर है, प्रातःकालीन आकाश को किस जैसा बताया गया है? तो प्रातःकालीन आकाश को शंख जैसा बताया गया है। इस कविता में चौका क्या है? तो इस कविता में चौका का मतलब है रसोई यानी कि किचन। अब यहाँ से आपका गद्यांश और काव्यांश खत्म। अब यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित समास में सही शब्द का चयन करना है आपको। तो अव्ययी भाव ये क्या है? ये यथाविधि है। फिर है तत्पुरुष समास, तो इसमें से तत्पुरुष समास कौन से हैं? ऋण मुक्त तत्पुरुष समास है। फिर है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कौन सा इनमें है? त्रिनेत्र। फिर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है इनमें से दाल रोटी। फिर है कर्मधारय समास, इनमें से लाल मिर्च जो है ये कर्मधारय समास है। फिर है देश निर्वासित में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। फिर है चतुर्दिक शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, तो द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है इसमें। फिर है शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। फिर है सीताराम में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्वंद्व समास है। फिर आगे देखते हैं 20वां नंबर, यज्ञाहुति शब्द में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। फिर है कल्पांत में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। फिर है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। फिर है प्रत्युष शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। फिर है सच्चरित्र शब्द में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। फिर है यशोदा में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। फिर है निर्गुण में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। नयन शब्द में कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। और अतीत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है।
फिर है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है हमें। तो जो कुछ नहीं जानता हो वो है अज्ञानी। फिर है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो है अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय। फिर है आशा से अधिक, आशातीत। फिर है सारी पृथ्वी का राजा, तो यह चक्रवर्ती। फिर है करुणा का विलोम, इसका विलोम होता है क्रोध। फिर है मुहावरा अपना वास्तविक अर्थ यदा कदा बदलता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोक में प्रचलित उक्ति। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति होती है लोकोक्ति। फिर है लोकोक्ति होती क्या है? तो लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है। फिर हाथ फैलाना एक मुहावरा है। घर का भेदी लंका ढाए, ये एक लोकोक्ति है। फिर है घाव पर नमक छिड़कना का तात्पर्य क्या है? तो दुखी को और भी ज़्यादा दुखी करना। फिर है अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुढ़ापे में एकमात्र सहारा। फिर है कीचड़ की होली का आशय क्या है? इसका आशय है भद्दी बातें करना। फिर है गड़े मुर्दे का काला खून, इसका आशय क्या है? पुरानी बातों का सडांध। फिर है सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्याभिचारी चोर, तो इसका आंसर है श्लेष। फिर है जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। फिर है जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? वह यमक अलंकार होता है। इसके बाद है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें यमक अलंकार है। फिर है नभ पर चमचम चपला चपकी, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कायर कूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए इस पेज में जागृति अवस्थी का इंटरव्यू दिया हुआ है। इन्होंने सिविल परीक्षा 2020 में देश में द्वितीय और महिलाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। तो इनका एक छोटा सा इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनका इंटरव्यू ज़रूर पढ़िएगा। जो भी आपको इस तरह के इंटरव्यू मिलते हैं तो उसे आप ज़रूर पढ़ा कीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, कहाँ गलतियाँ होती हैं, किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं, किस तरह से उन्हें सुधार सकते हैं। इसके अलावा इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट होगा। तो इंटरव्यू ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास के कुछ MCQ दिए हैं, आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले है कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर है जैन। फिर है अष्टाध्यायी, इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं पाणिनि। फिर है मेघस्तनीज किस भारतीय शासक के दरबार में राजदूत था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे राजदूत था। फिर है सुत्ता पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। फिर है 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर है अश्मक। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कुंडलवन यानी कि कश्मीर में किया गया था। फिर है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वल्लभी में किया गया था। फिर है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है फल्गु नदी। फिर है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है? तो विनय पिटक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर है मक्खली गोशाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है? तो ये है छंदोग्य। ओके, छांदोग्य ऑप्शन नंबर बी। फिर है आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। फिर है निम्न में से किस शासक को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है समुद्रगुप्त। फिर है गांधार कला किन शासकों के शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कुषाण के शासनकाल में विकसित हुई थी ये। फिर है प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके शासनकाल में थे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में थे। फिर है किस शासक ने हर्षवर्धन की दक्षिण विजय पर रोक लगाई थी? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय।
फिर है भारत में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ठीक है। फिर है शक संवत को प्रारंभ किसने किया था? तो इसको प्रारंभ किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। फिर है प्रियदर्शिका एवं नागानंद नामक नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया गया है? इसका आंसर है 14 यानी कि 14वां। फिर एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर है बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो इसका आंसर है चतुर्थ। फिर है निम्न में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है? तो ये है घोड़ा। फिर है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ओके, जेम्स प्रिंसेप। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है कालीबंगा, इसका राइट आंसर। फिर है अजंता की गुफाओं में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाएं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ये है सामवेद। फिर है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। आगे है पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य। फिर है एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो यह है पुलकेशिन द्वितीय से। फिर है किताब उल हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद जिसे कहा जाता है, इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं अलबरूनी। फिर है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। फिर है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा। फिर है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है जैमिनी। फिर है 16 महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो इसका आंसर है सिंह। फिर है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है भद्रबाहु। फिर है मध्यम मार्ग किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है सिकंदर ने हाइडेस्पीस का युद्ध यानी झेलम का युद्ध ये किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोरस। फिर है पंचतंत्र की रचयिता कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा जी। फिर है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वृहद्रथ। फिर है रुद्रदामन किस वंश का प्रमुख शासक था? शक वंश का। फिर है इलाहाबाद प्रशास्ति लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिशेण के द्वारा। ओके, हरिशेण। फिर है किरातार्जुनियम के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं भारवी। फिर है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है पल्लव। फिर है उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चोल से। फिर है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोज जी ने, राजा भोज ने करवाया था इसका निर्माण। फिर है नेषधेय चरितम के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है श्री हर्ष। तो आइए इस हफ्ते की खेल चर्चा पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुश्ती की बात करते हैं। तो नॉर्वे में आयोजित हुई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। यहाँ पे अंशु मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को रजत पदक दिलाया है। इन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये मेडल जीता है और विश्व चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस कारण से ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंशु मलिक आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सरिता मोर का नाम याद रखना है। इन्होंने 59 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। इसके बाद यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं। तो FC गोवा ने यहाँ पे डूरंड कप जीत लिया है 2021 का। ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है डूरंड कप। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि डूरंड कप किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो ये फुटबॉल की है। तो इस साल का टूर्नामेंट FC गोवा ने जीता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं T20 का जो विश्व कप है इसमें ICC मनोवैज्ञानिक रखेगा, ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया है। और ऐसा डिसाइड क्यों किया गया है? तो देखिए यहाँ पे बायो बबल का यूज़ किया जाएगा। ऐसे में खिलाड़ियों के जो मानसिक स्वास्थ्य हैं उनसे जुड़े जो भी मामले हैं उनसे निपटने के लिए ICC ने डिसाइड किया है कि इस साल का जो T20 विश्व कप है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रखे जाएंगे। फिर यहाँ पे रुपिंदर, वीरेंद्र और सुनील, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं ये। रुपिंदर पाल सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा और SV सुनील, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद यहाँ पे है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि शूटिंग का
जूनियर का विश्व चैंपियनशिप था। इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। तो भारत ने इस चैंपियनशिप में, जो कि आयोजित कहाँ की गई थी, पेरू में, तो ये याद रखना आपको, पेरू में ये आयोजित की गई थी चैंपियनशिप। तो भारत ने यहाँ पे 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से भारत ने टोटल यहाँ पे 23 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत पहले नंबर पर रहा है। भारत की तरफ से मनु भाकर ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐश्वर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जूनियर स्तर पर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में 463.4 अंक अर्जित करके स्वर्ण पदक जीता है और इस तरह से विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पे नाम्या ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। चैंपियनशिप में 14 वर्षीय नाम्या कपूर ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नाम्या ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और इसी इवेंट में मनु भाकर ने कांस्य पदक भी जीता है। इसके बाद नाम्या कपूर ने मनु भाकर और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता है। और इस तरह से नाम्या जो है ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। फिर यहाँ पे टेनिस का टूर्नामेंट है सैन डियागो ओपन। तो इसे जीता है इस साल कैस्पर रूड ने। ठीक है, नॉर्वे के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड। इन्होंने सैन डियागो ओपन का खिताब अपने नाम किया है इस साल का। इसके बाद देखते हैं चीन ने यहाँ पे 12वीं बार सुदीरमन कप जीत लिया है। ठीक है, तो चीन ने सर्वाधिक 12 बार जीता है इस कप को। इसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। दक्षिण कोरिया ने 4 बार जीता है और इंडोनेशिया ने 1 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, ये जो सुदीरमन कप है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। और इस साल का जो टूर्नामेंट है ये चीन ने जीता है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच में पिंक बॉल टेस्ट हुआ था और ये जो टेस्ट मैच रहा ये ड्रॉ रहा। और इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है राष्ट्रमंडल खेलों की। तो 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं और यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। पुरुष और महिला वर्ग दोनों की ही बात हो रही है। तो दोनों टीम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि 10 से 25 सितंबर 2022 तक एशियाई खेल होने वाले हैं और भारतीय टीम जो है ये एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट करके ओलंपिक को क्वालिफाई करना चाहती है, मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहती है। इस कारण से भारतीय टीम का जो मेन एम है ये एशियन गेम है और जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये बर्मिंघम में होंगे, यानी कि यूके में। और वहाँ पे कोविड के कारण जो भारतीय हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम, इन्होंने डिसाइड किया है कि भारतीय टीम को बर्मिंघम नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड। यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बन सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कारों में यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे किसे किसे अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले गुरजीत कौर को महिला और हरमनप्रीत सिंह को पुरुष में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, यानी कि ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। इसके अलावा सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में और PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार महिला में और विवेक सागर को, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार पुरुष कैटेगरी में, पुरुष वर्ग में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिए गए हैं और किन्हें अवार्ड दिए गए हैं इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय मुक्केबाज लवलीना की न्यूज़ है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में डायरेक्ट एंट्री दे दी है। फिर आइए यहाँ पे सामयिकी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे रूस की न्यूज़ है सबसे पहले। तो सबसे पहली बार पनडुब्बी से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है रूस ने। तो रूस की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी की मदद से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और जो परीक्षण है ये एक पनडुब्बी से किया गया है। तो आपको यहाँ पे मिसाइल का नाम याद रखना है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और देश का नाम याद रखना है रूस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इनका आपको नाम याद रखना है। तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे ये मिशन, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को संबोधित करते हुए बताया। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। तो ये 2 मिशन के आपको नाम याद रखने हैं। साथ ही अमृत 2.0 को भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से आपको ये 3 मिशन के आपको मेनली नाम याद रखने हैं। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ये याद रखना है।
आगे देखते हैं यहाँ पे म्यांमार की न्यूज़ है। तो संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार संकट को बड़े पैमाने पर संघर्ष तथा दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में बहुआयामी तबाही में बदलने से रोकने के लिए एकीकृत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आग्रह किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव हैं ये संयुक्त राष्ट्र के, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ताइवान की न्यूज़ है। तो ताइवान पर चीनी हमले का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा न्यूज़ में निकल के आ रहा है। अमेरिका ब्रिटेन ने यहाँ पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। तो दक्षिण चीन सागर की न्यूज़ है यहाँ पे। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ब्रिटेन ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। ताइवान के पास 149 लड़ाकू विमान भेजने वाले चीन के खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन ने कमर कस ली है। अब आते हैं आज के वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है नोबेल पुरस्कार। 2021 के सारे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 कैटेगरी के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको विनर्स का नाम दिए गए हैं। लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो 6वीं कैटेगरी कौन सी है और ये अवार्ड किसे दिया गया है 6वीं कैटेगरी का, वीडियो में बने रहिए, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो 5 दिए हुए हैं पहले इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार, जिसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इस साल का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है डेविड जूलियस, ठीक है, डेविड जूलियस इनका पूरा नाम है, और इनके साथ ही साथ एडम पटापॉटियन, ठीक है, आर्डेम पटापॉटियन और डेविड जूलियस, नाम याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं ये अवार्ड दिया किस लिए गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है त्वचा के रहस्य खोलने के लिए। इसके बाद है फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दिया गया है इस साल, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को। कौन कौन से 3 लोग हैं देखिए, स्यूकुरो मनाबे, फिर है क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 का। फिर आते हैं केमिस्ट्री की ओर, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है ये जैविक उत्प्रेरकों के उपयोग के लिए दिया गया है, और ये अवार्ड दिया किसे गया है तो जर्मनी के हैं बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के हैं डेविड मैकमिलन, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य या लिटरेचर का ये दिया गया है तंजानिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। फिर है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज़। तो ये किसे दिया गया है तो ये दिया गया है 2021 का अवार्ड फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को। तो इन दोनों लोगों का आपको नाम याद रखना है, फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए 6वीं कैटेगरी कौन सी है जो यहाँ पे नहीं दी गई है, तो इसे डिस्कस करते हैं। देखिए 6वीं कैटेगरी होती है आपकी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 2021 का अर्थशास्त्र में अवार्ड किसे दिया गया है तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इनबेंस को, ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं साइड में। डेविड कार्ड ये एक हो गए। इनके बाद है जोशुआ डी इंग्रिस्ट, ठीक है, जोशुआ डी, इसके बाद है इंग्रिस्ट, ये दूसरे हो गए। और तीसरा नाम है गुइडो इनबेंस, ठीक है, गुइडो इनबेंस। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इनको अर्थशास्त्र का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पूरे के पूरे 6 कैटेगरी के जो अवार्ड थे इसको हमने डिस्कस कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, करंट अफेयर थे, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, MCQ भी सॉल्व कर लिए, और नोबेल प्राइज़ भी 2021 के सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।